हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। राज किशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। कल के लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे परिवार की आवश्यकता का आकलन। प्रत्येक परिवार की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि प्रत्येक दिव्यांग बच्चे की जरूरतें, आवश्यकताएं, क्षमता, कमी सभी दूसरे बच्चे से भिन्न होती है। परंतु कुछ आवश्यकता सामान्य रूप से देखी जा सकती है। आप लोग जानते हैं कि सामान्य बच्चों से भिन्न होती है। जो भी आवश्यकता होती है दिव्यांग बच्चों की, वो सामान्य बच्चों से भी भिन्न होती है। और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी भी समस्या एक दूसरे से भिन्न होती है। अलग अलग प्रकार की डिसेबिलिटी होती हैं। तो आगे हम देखते हैं बच्चों से आशाएं। जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तभी से उसके बारे में सपने सजोए जाने लगते हैं। जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो उनके पिता, उनके दादा, उनके दादी तरह तरह के सपने देखते हैं। हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तरह तरह की परिकल्पना मन में आते हैं। तो तथा उससे ज्यादा सपना दादा दादी देखते हैं। ऐसे में किसी मंद बुद्धि बच्चे का होना उसके अभिभावक, भाई बहनों एवं दादा दादी के लिए शोक पैदा करने वाला होता है। इससे ये अभिभावक निरुत्साहित हो जाते हैं। परंतु कुछ अभिभावक सही स्थिति को समझते हैं और परामर्श के आधार पर कार्य करते हैं। कुछ अभिभावक परिस्थिति को समझते हुए भी ज्यादा अपेक्षा करने लगते हैं। कभी कभी अभिभावक बच्चों को दयनीय समझने लगते हैं और अति ध्यान देने एवं अत्यधिक धन खर्च करने लगते हैं। जैसे कुछ बच्चे जो दिव्यांग होते हैं, घर वाले कुछ अत्यधिक खर्च करने लगते हैं, उस पर अधिक ध्यान देने लगते हैं कि हमारा बच्चा कुछ जो दिव्यांगता से ग्रसित है, थोड़ा सही हो जाए। चाहे तरह तरह की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। कभी कभी अभिभावक बच्चे को क्षमता को न देखते हुए अपने दूसरे सामान्य बच्चों से इसकी तुलना करने लगते हैं। अभिभावक की अभिवृत्ति। इस प्रकार परिवार में मुख्यतः 3 प्रकार की अभिवृत्तियां देखी जाती है। अस्वीकृत। इस प्रकार के परिवार में अभिभावक इन बच्चों को बोझ समझता है। कुछ परिवार ऐसा है जो दिव्यांग बच्चे घर में होते हैं तो उनको बोझ समझने लगते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे देखिए स्वीकृति। इस प्रकार की अभिवृत्ति में अभिभावक को थोड़ी सी भी परामर्श या सहायता मिल जाने पर वह बच्चों के विकास के लिए कार्य करते हैं। उसके विकास को देखते हुए घर के अन्य सदस्य भी अपनी गलत धारणा को बदलकर बालक के प्रति स्वीकार तथा दृष्टिकोण अपनाने लगते हैं। तीन नंबर है समायोजित। इस प्रकार की अभिवृत्ति वाले अभिभावक सही बातों को जानने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। यानी इस प्रकार की अभिवृत्ति वाले अभिभावक सही बातों को जानने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। वे बच्चों के एवं वातावरण के अनुसार अपने को समायोजित कर लेते हैं। कभी कभी इसमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे पारिवारिक कलह, अशांति, सहायक तत्वों की कमी, गलत धारणा, उचित मार्गदर्शन एवं सेवा का अभाव, अत्यधिक हस्तक्षेप, पारिवारिक अन्य समस्याएं आदि। जैसे परिवार में जब दिव्यांग बच्चा रहता है तो तरह तरह की घर में बातें होती हैं। उसके लिए कोई कुछ करना नहीं चाहता है। सब लोग चाहते हैं कि हम फ्री रहें, इनको देखने के लिए कोई और हो, मैं नहीं कुछ करूंगा। तो इससे क्या होता है कि परिवार में कलह होता है। लेकिन इसमें यह होता है कि लोग उसको समझते नहीं हैं। जब धीरे धीरे समझते हैं तो लगाव बढ़ाते हैं। वो भी तो
इंसान ही है, ऐसा तो है नहीं कि उसको हम छोड़ देंगे। ऐसा बच्चा है तो किसी से परामर्श लें, उसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसके लिए क्या जरूरी है, सब कुछ देखना है। दिव्यांग बच्चा है तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि जो समान है उससे वो अलग है, उसके साथ ऐसा होगा तो वो भी समान के जैसे ही हो जाएगा। सामान्य जैसा व्यवहार कीजिए उसके साथ। देखिए, परामर्श कौशल के द्वारा परिवार एवं दिव्यांग बच्चों का तनाव दूर करना। परिवार में जो फैमिली होती है उसमें तो तनाव रहता ही है इन बच्चों को लेकर के, बच्चे भी तनाव में रहते हैं, तो अपने साथ साथ बच्चों का भी तनाव दूर करना चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा परामर्श लेना जरूरी है। देखिए आगे, परामर्श एक सहायक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य सलाह प्रदान करना होता है, और परामर्श कौशल के द्वारा ही हम दिव्यांग बच्चों की या उससे अभिभावक का तनाव दूर कर सकते हैं। परामर्श कौशल द्वारा उन दिव्यांग व्यक्तियों को सहारा मिलता है जिसमें सामाजिक क्रियाकलाप में समस्या उत्पन्न हो रही है। जो भी वह नई क्रिया को कर रहे हैं वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण दिव्यांग बच्चे के साथ ही साथ अभिभावक को भी तनाव उत्पन्न होता है। जैसे परिवार में ऐसे बच्चे हैं, उनका तनाव दूर करना ही अभिभावक का कार्य है। अभिभावक किसी से परामर्श ले और अपना और बच्चे दोनों का तनाव दूर करे। आगे देखते हैं। जिसके कारण वह नई परिस्थितियों का सामना नहीं कर पा रहे हैं, वह सलाह की जरूरत होती है, वहां सलाह की जरूरत होती है तनाव को दूर करने के लिए, एवं उनकी भूमिकाओं एवं दायित्वों में बदलाव की आवश्यकता होती है। उनके उत्तरदायित्वों में बदलाव की आवश्यकता होती है। यह केवल परामर्श कौशल के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। अगर घर में अभिभावक और बच्चा जो दिव्यांग रूप से ग्रसित है उसका तनाव दूर करना है तो परामर्श की जरूरत है, किसी की सलाह की जरूरत है। परामर्श कौशल के मूल तत्व, यह एक प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत अंतर व्यक्तिक संबंध शामिल है। यह सीखने की सुविधा प्रदान करती है। यह एक समस्या समाधान प्रक्रिया है। परामर्श कौशल के उद्देश्य तथा लक्ष्य, उचित सूचना प्रदान करके दिव्यांग व्यक्ति को उचित समस्याओं के समायोजन के लिए संतुष्टिजनक स्तर प्रदान करना, दिव्यांग व्यक्ति के जीवन की परिस्थितियों की बेहतर समझ, स्वीकृति और समायोजन के लिए सुविधा प्रदान करना। 3 नंबर, दिव्यांग व्यक्ति एवं उसके अभिभावक को जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को अधिक प्रभावकारी एवं संतुष्टिजनक ढंग से निर्वहन करने के योग्य बनाना, दिव्यांग बच्चों की संपूर्ण विकास की प्रगति हेतु प्रत्यक्ष रूप से परामर्श देना, दिव्यांग बच्चों के अभिभावक जब उसकी समस्या का समाधान न कर पाता तो उस समय उसकी समस्या को बेहतर बनाना। समस्या समाधान में नई अंतर्दृष्टि का प्रयोग करने में मदद करना। आगे देखिए, परामर्श के लक्ष्य, जब दिव्यांग बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर पाता एवं समस्या व्यवहार उत्पन्न करता है एवं खुद से निर्णय नहीं ले पाता, तो जिसके कारण परिवार में तनाव उत्पन्न होता है, परामर्श कौशल के द्वारा ही ये सारी क्रिया किया जाता है। देखिए, जब दिव्यांग बच्चा अपने परिवार में अपने अभिभावक के साथ अगर तनाव में रहेगा, परिवार जो अभिभावक है और जो बच्चा है दोनों तनाव में रहेंगे, तो अपना काम वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि एक तो तनाव में है और डिसेबल है, ठीक है, तो उसको
ऐसे बच्चों का मार्गदर्शन करना चाहिए, ऐसे बच्चों का हौसला बढ़ाना चाहिए। ऐसे नहीं, ऐसे होता है, उसको पॉजिटिव थिंकिंग बताना चाहिए, बताना चाहिए कि कैसे क्या करना है। ठीक है, आगे देखिए, कौशल को बढ़ावा देना, उसका जो भी कौशल उसको बढ़ावा दिया जाएगा। व्यवहार परिवर्तन को संभव करना, संबंधों में सुधार, परिवार में जो भी लोग हैं उसके संबंध में जो कि सुधार करना पड़ेगा, तभी जाके उसका तनाव दूर होगा। तनाव दूर करना है तो संबंध को अच्छा करना पड़ेगा। निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, वो जो निर्णय ले रहा है गलत ले रहा है तो अभिभावक उसको सही करें, उसको समझाएं, बताएं कैसे निर्णय लेना है, ये निर्णय गलत है तो सही क्या है, उसके उसका तनाव तभी दूर होगा जब आप उसका सहयोग करेंगे। बिना सहयोग का कुछ नहीं होगा। देखिए 5 नंबर पे दिव्यांग बच्चों के गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों क्षमता में वृद्धि करना। परामर्श कौशल, सुनना, 1 नंबर पे सुनना। परामर्शदाता को चाहिए कि वे दिव्यांग बच्चों को एवं उनके माता पिता को उसके विषय में बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चा जो बोल रहा है, जो उसका विषय है, जो उसका सब्जेक्ट है, उसमें उसको बोलने के लिए प्रोत्साहित करें, उसको आगे करें कि हाँ बोले। बच्चा जब बोलेगा उसको प्रोत्साहन मिलेगा तो और भी अच्छा वो आगे करेगा। परामर्शदाता को दिव्यांग बच्चे की बातों को ध्यान से सुनने के साथ ही साथ उसको भावों को भी समझने की आवश्यकता है। दिव्यांग बच्चों को समझने की बहुत जरूरत है, उसके भाव को समझना जरूरी है, वो क्या चाहता है वो समझना जरूरी है। ठीक है, अतः परामर्शदाता को एक अच्छा श्रोता होना चाहिए। दिव्यांग बच्चे एवं उनके माता पिता को जो भी तनाव है, जिस कारण है, वो सारी बातें सुननी चाहिए। एक परामर्शदाता को ये चाहिए कि बच्चे और उनके अभिभावक दोनों की बातें अच्छे से सुने और उसमें अपना परामर्श दें। समझना, परामर्शदाता में दूसरी महत्वपूर्ण कौशल बच्चे एवं उनके माता पिता की समस्या को समझना एवं दिव्यांग बच्चे को भी समझना चाहिए, जिससे उसके समस्या के समाधान के लिए उचित उपाय ढूंढा जा सके। परामर्शदाता के अंदर समझने की गुण होनी चाहिए, जो कि उसके माता पिता और दिव्यांग बच्चों की समस्या को समझ सके। समझेंगे तभी तो सुलझाएंगे। क्रियान्वयन योजना, परामर्शदाता के द्वारा दिव्यांग बच्चे एवं उसके अभिभावक की समस्याओं के हल का विकल्प ढूंढने, निर्णय लेने, क्रियात्मक योजना का विकास करने तथा कार्यक्रम का मूल्यांकन करने में मदद मिलती है। देखिए, जो भी वो एक्टिविटीज करता है बच्चा या अभिभावक जो भी है, तो उसको आप परामर्श के द्वारा समझाएंगे, बताएंगे कि कैसे उसके कार्यक्रम में मदद मिलेगा, उसको विकल्प मिलेगा। आपके समझाने से, आपके परामर्श से उसको विकल्प मिलेगा। बच्चा समझेगा कि हम मुझे कैसे क्या करना चाहिए, जो मैं गलतियां कर रहा हूं उसको मैं सही कैसे करूंगा, निर्णय कैसे लूंगा सही से। आगे देखते हैं तनाव प्रबंधन। तनाव प्रबंधन तकनीक और मनोचिकित्सा का एक विस्तृत स्पेक्ट्रम है, जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति के तनाव स्तर को नियंत्रित करना। तनाव कई शारीरिक और मानसिक लक्षण पैदा करता है, जो प्रत्येक व्यक्ति के स्थितिजन्य कारणों के अनुसार भिन्न होता है। इसमें शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट के साथ साथ अवसाद भी शामिल हो सकता है। तनाव प्रबंधन की प्रक्रिया को आधुनिक समाज में सुखी और सफल जीवन की कुंजी के रूप में देखा जाता है। व्यक्ति की जरूरतें कभी समाप्त नहीं होती, जो संभालना मुश्किल हो जाता है। तनाव प्रबंधन के द्वारा चिंता को समाप्त किया जा सकता है। तनाव के स्तर आसानी से मापने योग्य होते हैं। विभिन्न प्रकार के पॉलीग्राफ का उपयोग किया जाता है। कई व्यवहारिक तनाव प्रबंधन, देखिए जैसे कि कह रहा है कि तनाव प्रबंधन तकनीक और मनोचिकित्सा का एक विस्तृत स्पेक्ट्रम है, जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति के तनाव स्तर को नियंत्रित करता है। अगर आपके अंदर अगर तनाव है तो आप समझिए कि
देखिए यहाँ पर कह रहा है कि शारीरिक और मानसिक दोनों से आप ग्रसित हो सकते हैं। ठीक है, तो जो शारीरिक और मानसिक लक्षण पैदा करता है, तो आपके अंदर तनाव है तो आपके पास दोनों लक्षण ये विद्यमान रहेंगे। तो तनाव से जब मुक्त होंगे तभी ये शारीरिक और जो मानसिक है ये दूर होगा। तो तकनीकें उपलब्ध है व्यवसायिकों द्वारा तनाव के स्तर को कम करने में मदद मिलती है। तनाव को कम करने वाली तकनीकों में एक रोजाना व्यायाम, एक शौक खोजना, अपने विचारों एवं भावनाओं को लिखना, अपनी समस्या को एक विश्वसनीय व्यक्ति के साथ बोलना शामिल है। देखिए, तनाव दूर करने के लिए बताया जा रहा है परामर्शदाता द्वारा कि अपना तनाव दूर करने के लिए आपको रोज व्यायाम करना है। जो आपकी समस्या है, मान लीजिए कोई समस्या है आप उसको भूल जा रहे हैं, जो कुछ काम करना उसको भूल जा रहे हैं, तो उसको आप नोट कीजिए, उसको समझिए, उस पर काम कीजिए और एक कोई विश्वसनीय परामर्शदाता से अपनी सलाह लीजिए, उसको अपनी बातें बताइए, अपनी समस्या को उसके सामने शेयर कीजिए और वो आपको उचित परामर्श देगा। इसलिए विभिन्न तनाव प्रबंधन तकनीकों की कोशिश करना चाहिए कि इससे यह पता किया जा सकता है कि कौन सी तकनीक किसके लिए उपयोग में है। तनाव के प्रबंध कई तकनीक होते हैं जिसमें प्रत्येक तनाव को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी है। देखिए, एक और महत्वपूर्ण व्यवहार समायोजन, कोपिंग बिहेवियर। इसमें एक मानसिक मंद बच्चे के साथ अभिभावक का व्यवहार समायोजन अलग अलग होता है। कभी हम पाते हैं कि अभिभावक का समायोजन कौशल कुशल है, कभी कभी अभिभावक ऐसी स्थिति को दुखद बना देती है, कहीं कहीं अभिभावक दबाव की स्थिति बनाकर रखते हैं। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो वास्तविकता को स्वीकार कर बच्चे को प्यार करते हैं। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की युक्तियां अभिभावक बच्चों के साथ समायोजन में अपनाते हैं। देखिए, जो ऐसे बच्चे होते हैं, तो कुछ लोग अभिभावक ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों को अपने कस्टडी में, अपने अंडर में रखते हैं कि उनको समझा करके अपना काम नहीं कराएंगे, उन पर थोड़ा जोर जबरदस्ती करेंगे कि थोड़ा हम ऐसे करेंगे तो हमारा कहना मानेगा। लेकिन उसको समझिए, कुछ परिवार ऐसा होता है, कुछ अभिभावक ऐसे होते हैं जो उनको समझ जाते हैं, तो उनसे अपना प्यार करते हैं। भाई हमारा बच्चा ऐसा है, हम उसके साथ ऐसे ही बिहेव करेंगे, उसके साथ हम उसको समझेंगे, उसके लाइफ को आगे बढ़ाना है तो कहीं बढ़िया विशेष जो विश्वसनीय होगा परामर्शदाता, उससे राय लेंगे, उसकी समस्या को समझेंगे, उसका हम प्रोत्साहन करेंगे, उसकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। देखिए, इसमें जो ये 3 दिया, अपेक्षाओं में बदलाव, समस्या में सुधार लाना, समस्या से तादात्म्य स्थापित करना। देखिए, अपेक्षाओं में बदलाव, ये क्या बता रहा है कि अभिभावक के द्वारा बच्चों की दिव्यांगता स्वीकार कर लेने के पश्चात वह अभिभावक अपने पूर्व की अपेक्षाओं में बदलाव लाकर बालक के विकास में बढ़ोतरी के लिए प्रयासरत होता है और उसके छोटे छोटे उन्नति से खुश होता है। देखिए, जब तक अभिभावक उसकी समस्या को नहीं समझेगा, उसके तनाव को दूर नहीं करेगा, तो वो भी तनाव से ग्रसित रहेगा और उसको खुशियां नहीं मिलेंगी। और जब इन सब चीजों को समझ लेगा और बच्चे के तनाव को दूर कर देगा और उसकी समस्या को समझेगा, तो धीरे धीरे उसके मतलब उसकी जो भी मानसिक व्यवस्था है उसमें परिवर्तन आएगा। तो जब परिवर्तन आएगा तो अपनी समस्या को दूर करने में सक्षम हो जाएगा स्वयं। देखिए, समस्या में सुधार लाना, कुछ अभिभावक इन समस्याओं को दूर करने के लिए व्यवसायिकों से परामर्श लेकर अपना दबाव व तनाव को कम करते हैं। जो दबाव होता है अभिभावक के ऊपर और तनाव होता है, कुछ अच्छे परामर्शदाता से सलाह लेकर के उसको दूर किया जा सकता है और दूर करते हैं। देखिए, समस्या से समझौता करना,
कुछ अभिभावक बच्चों के समस्याओं से संबंधित तकनीक जानकारी प्राप्त करके उनके साथ काम करते हैं, परंतु कुछ अभिभावक समायोजन के लिए इस प्रकार की नियुक्तियां अपनाते हैं जिससे बच्चों को नुकसान होता है, जैसे अपने से अलग कर देते हैं। इसमें अभिभावक कभी कभी अपने को अथवा अपने बच्चों को समाज एवं उसके सदस्यों से अलग कर देते हैं। इससे बच्चा समाज से दूर हो जाता है। कभी कभी अभिभावक बच्चों को अधिक लाड़ प्यार देने लगते हैं, इससे बच्चों के विकास एवं परिवार की स्थिरता में अवरोध पैदा होता है और बच्चा सदा परिवार एवं समाज से दूर हो जाता है। देखिए, कुछ अभिभावक होते हैं, कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को ज्यादा लाड़ प्यार देते हैं, जिससे बच्चा बिगड़ जाता है और वो अपने परिवार की नजर में और समाज की नजरों से दूर होने लगता है। समायोजन करने के विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। अस्वीकृति, दिव्यांगता से संबंधित नकारात्मक मूल्यों के कारण बच्चे की इच्छाओं और आवश्यकताओं की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। देखिए, जब घर में परिवार में ग्रसित बच्चा होता है दिव्यांगता से, तो उसमें लोग ध्यान ही नहीं देते हैं उस दिव्यांग बालक पे ध्यान नहीं देते हैं, उसकी इच्छा उसकी आवश्यकता को समझते नहीं है, जिससे कि बाद में चल के बहुत ज्यादा समस्या होती है अभिभावक को ही। अभिभावक का विचार होता है कि बच्चा शारीरिक मनोवैज्ञानिक रूप से उन पर बोझ है। बच्चों के सामान्य रूप को देखकर अभिभावक उस बच्चे से घृणा करते हैं। बच्चे की गंभीर व्यवहार समस्या के कारण अभिभावकों पर दबाव बढ़ जाता है। पारिवारिक दबाव, परिवार और उसका स्तर भावनात्मक स्थिरता भी अस्वीकृति को पैदा करता है। अभिभावक ऐसे होते हैं जिनके घर में दिव्यांग वाले बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों से वो लोग घृणा करने लगते हैं। ऐसे बच्चे हो गए, उन पर ध्यान नहीं देते हैं, उनकी बच्चों की गंभीर व्यवहार समस्या के कारण अभिभावक का दबाव बढ़ जाता है। बच्चे के असामान्य रूप को देखकर अभिभावक उस बच्चे से घृणा करने लगते हैं। परिवार दबाव, परिवार और उसका स्तर भावनात्मक स्थिरता भी अस्वीकृति को पैदा करने देती। देखिए, वो समाज से डरते हैं, उस बच्चे से घृणा करने लगते हैं। समाज क्या कहेगा, उस बच्चे को अंदर किसी कोने में बिठा कर रखते हैं, कोई देख ना ले। बहुत सारी उसके साथ समस्या है। ये नहीं कि उसको समाज में लाएं, अपने साथ बिठाएं, सबके साथ उसका भी चर्चा करें, इस पे काम करना चाहिए। कैसे इसका उपचार हो, इसकी मनोबल को कैसे हम ऊपर उठाएं, इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ये नहीं कि उसको कोने में बिठा करके रखें और उससे कोई बात ना करे, उससे सब घृणा करें। ऐसे बच्चों से प्यार करना चाहिए, ये भी भगवान की ही देन है। ऐसा नहीं कि इससे घृणा करना चाहिए। देखिए, दूसरा है स्वीकृति। तो अभिभावक में बच्चे के प्रति आदर की भावना उत्पन्न होती है। वे बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं और सक्रिय रूप से उसके साथ घुल मिल जाते हैं। देखिए, कह रहा है स्वीकृति में क्या है, स्वीकृति में क्या बता रहा है कि अभिभावक बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं, उनकी समस्या को समझते हैं, उससे घृणा करना छोड़ देते हैं। ठीक है, प्रोत्साहित करते हैं, सक्रिय रूप से उसके साथ घुल मिल जाते हैं। तो यही तो करना चाहिए, यही करने से उसका मनोबल बढ़ेगा। उसको प्रोत्साहन देना चाहिए कि वो समाज में भी उठकर अपना कुछ जो भी अपना कार्य है वो करे, कोई उसको दिक्कत ना हो। तो शुरू से वैसा उसके साथ बिहेव करेंगे तभी हो पाएगा। उसमें देखिए, समायोजन बच्चे की आवश्यकता के अनुसार होता है और विभिन्न स्थितियों के अनुसार जिसमें कि उसे स्थान प्रदान किया जाता है। ऐसे बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, उसके मनोबल को उठाएंगे, प्रोत्साहन देंगे, तभी ऐसा बच्चा अपने कार्य को आगे कर पाएगा।
समायोजन में बाधाएं, परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य ठीक ना होना। अगर मान लीजिए ऐसे बच्चे हैं और घर में और भी लोगों की परिवार में कुछ बीमारियां बढ़ जाए तो और ज्यादा दिक्कत हो जाती है। एक तो पहले से था और भी एक ऐसा हो गया परिवार में। पारिवारिक समस्याएं, वैवाहिक कलह, सहायता की कमी, बड़े व्यक्ति की मृत्यु, परिवार, समुदाय, पड़ोसियों, रिश्तेदार, मित्रों और कर्ताओं की स्वीकृति में कमी, बाहर वालों का अत्यधिक हस्तक्षेप, वित्तीय स्थिति में कमी, व्यवसायिकों द्वारा गलत मार्गदर्शन, उपलब्ध सेवाओं की सूचनाओं में कमी। देखिए इसमें ऐसा होता है कि जब बाहर वालों के अत्यधिक हस्तक्षेप जब होता है परिवार में, अरे ऐसा बच्चा है इसको ऐसा कर दीजिए, इसको आप ले जाके वहां पर एक एनजीओ की संस्था चलता है वहां डलवा दीजिए, इसको कहीं और छोड़ दीजिए। तो बाहर वाले जो समाज के लोग होते हैं, कुछ न कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में नकारात्मक लोग जो कि ऐसा परामर्श देते हैं अभिभावक को, जिससे अभिभावक डिस्टर्ब हो जाता है। वो ऐसा सोचने पे मजबूर हो जाता है कि हम अपने ही बच्चे को कहीं और शिफ्ट कर दें किसी एनजीओ में, जहां पर भाई हम ध्यान नहीं देंगे दूसरा कितना कोई ध्यान देगा। वित्तीय स्थितियों में कमी, व्यवसायिक द्वारा गलत मार्गदर्शन, जो भी परामर्शदाता है जो कि कुछ अभिभावकों को गलत अगर संदेश देंगे तो गलत ही होगा। इसलिए अच्छे परामर्शदाता के पास जाकर और अच्छा सुझाव लेना चाहिए जो कि बच्चों के लिए और अपनों के लिए सही रहे। तो यहाँ तक आज हम आपको बताएं और आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।